नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ मेरी सहयोगी भावना भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यहां पर अगले आधे घंटे कमोडिटी बाजार का तमाम अपडेट हम आपको देंगे। बताएंगे कि सोने और चांदी में इन लेवल्स पर आपको क्या सलाह होगी, कच्चे तेल में क्या रणनीति बनाए और एनजी को लेकर क्या खबर है। चलिए, आज शो में हमारे साथ जो रहेंगे वो है एक्सिस सिक्योरिटीज़ के दिव्या गगलानी, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के अंकित कपूर और टेक्निकल एनालिस्ट बिटूपन मजूमदार। आप तीनों ही मेहमानों का मुनाफे की मंडी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और यहाँ पर हम चांदी के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, फिर से एक बाउंस बैक और एक निचले स्तरों से रिकवरी हम चांदी में देख सकते हैं। कॉमिक्स पर $80 के पार फिर से चांदी निकल गई है। घरेलू बाजार में 2,59,300 रुपये के करीब यहाँ पर भाव चल रहे हैं। घरेलू बाजार में चांदी में 9,400 रुपये की मजबूती है। अमेरिकी के जो लेबर के डेटा है, लेबर डेटा, वो काफ़ी थोड़ा सा अनुमान से कमज़ोर आया। साथ ही ये वीक भी काफ़ी क्रूशियल होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे जॉबलेस डेटा आएगा, सीपीआई, रिटेल, तो उन पर भी नज़र रहेगी और वही फिर दशा और दिशा तय करेंगे कि फेड का ब्याज दरों को लेकर क्या रुख होता है, तो उन पर भी नज़र रहेगी। इसके अलावा ईटीएफ और इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पर लगातार मजबूत बनी हुई है। बिटूपन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। चांदी में देखिए बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद फिर से हम निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल दिख रही है। काफ़ी बड़े बड़े स्विंग्स यहाँ पर आ रहे हैं। करेक्शन आ रहा है तो बड़ा आ रहा है, रैली आ रही है तो बड़ी आ रही है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो देखिए आज फिर से $81 पर दिख रही है। करीब 6% की तेज़ी इस वक्त हम देख सकते हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर चांदी में? आप सुन पा रहे हैं बिटूपन जी मुझे? चांदी में जिस तरह से रैली आने के बाद, जिस तरह से उसके बाद लिक्विडिटी का, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? यस सर, कंटिन्यू प्लीज। जिस तरह से चांदी बड़ा, शायद बिटूपन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंकित जी, आपकी क्या सलाह होगी? इन लेवल्स पर खरीदारी करना चाहिए या थोड़ा स्टेबिलिटी का वेट कर ले? गुड मॉर्निंग तृप्ति। ओवरऑल अगर देखा जाए सिचुएशन, तो जब लास्ट हमने बात करी थी कि $67 से $63 के बीच में अगर चांदी मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। और हमने देखा 64 का लो लगाने के बाद में आज वापस से $80 के ऊपर चलना ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितनी मार्जिन थी, जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी मार्केट में, वो सारी की सारी सिल्वर को लेके वो सारी खत्म होती नजर आ रही है। कोई भी अगर गिरावट मिलती तो खरीदारी करके यहाँ पे चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि सिल्वर के अंदर $60 या $50 के ऐसे कोई लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर गिरावट मिलती है शॉर्ट टर्म में $75 $74 के आसपास मिलती है तो खरीदारी के काफी काफी अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। अगर हम देखें बात करें तो यहाँ पे यूरोपियन डील हुई, उसके बाद में अब अमेरिकन डील हुई, सारी डील्स तो होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट गोल्ड सिल्वर पे कहीं भी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शन बहुत टाइम से जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्शन नहीं आया, करेक्शन नहीं आया, तो वो करेक्शन ऑलरेडी अब देखने को मिल गया है। तो 4,20,000 से चांदी हमको 2,25,000 के आसपास देखने को मिली है। अब वापस से आज 2,60,000 के आसपास चल रही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, अभी भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जिसको भी खरीदारी करके चलनी है, सामने से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,60,000 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,45,000 के यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। टारगेट यहाँ पे वापस से 2,80,000 2,90,000 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2,80,000 2,90,000 तक के टारगेट यहाँ पर दिखते हुए नजर आएंगे। फंडामेंटल्स यहाँ पर अंकित जी को काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। 2,60 के लेवल पे आप खरीदारी करिए, 2,45 का एक एसएल लगाइए। वहीं कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर $75-76 के आसपास अगर आपको चांदी यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल चांदी में बनाकर चलिए। देवया जी, आपको क्या लगता है, चांदी में इन लेवल्स पे खरीदारी करना चाहिए? आपको भी लगता है फंडामेंटल्स मजबूत है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल मैं बात करूं तो चांदी में जिस हिसाब से हमें करेक्शन देखने मिला था, तो जो भी इन्वेस्टर्स ने रैली मिस आउट की थी तो उनके एंड से एक बार्गिंग बाइंग देखने मिला लोअर लेवल पे। जिस हिसाब से हमने बोला कि फंडामेंटल्स नो डाउट इंटैक्ट ही है एज ऑफ नाउ, पर जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिली है तो उसके से तो प्रेशर देखने मिला था, पर्टिकुलरली इन सिल्वर। गोल्ड में हमें इतना ज्यादा प्रेशर देखने नहीं मिला है। पर अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो $70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। प्राइस ने वो लेवल बार बार रिटेस्ट किए, तो उससे आपसे एक इंडिकेटर आया कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो लेवल पे। अगर उसके नीचे अगर चांदी जाता है तो ही हमें करेक्शन देखने मिल सकता है। और एल्स मुझे लगता है कि चांदी जो है एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर सकती है, अराउंड $70 to $90। अगर जैसे कि आपने कहा कि चांदी में हमें काफी वॉलेटाइल मूव देखने मिल रहा है कि करेक्शन अब काफी बड़ा आता है, रैली भी काफी उतनी बड़ी आती है, तो प्राइस जो काफी टाइम से कंसोलिडेट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी ये जो
दौर होगा एक से 1.5 महीने का, वो कंसोलिडेशन का होगा जब तक प्राइसेस जो है हायर एंड पे $95 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है। अगर मैं लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो एक्यूमुलेशन जोन अराउंड 250 टू 260 के आसपास है। स्टॉप लॉस हम 2,20,000 का रख सकते हैं और टारगेट जो है ऊपर में 3 लाख का हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो इंट्राडे में अगर प्राइसेस 2,68,500 के करीब आता है, कॉल में सिल्वर मिनी में रहेगा, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस जो है 2,67,500 का रखे और टारगेट जो है ऊपर में 2,71,000 का मेंटेन करें। ऑलराइट, तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर चांदी में खरीदारी की सोच रहे हैं तो करीब 2,30,000 तक का स्टॉप लॉस रख के 3 लाख तक के टारगेट आपको आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 250 260 के आसपास जो है वो फिलहाल चांदी में कारोबार होता नजर आ रहा है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 2,71,000 तक का टारगेट जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। आइए अगले गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। बिटूपन मुजुमदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिटूपन जी, आपकी क्या राय बन पा रही है चांदी में? जी में देखिए, जिस तरह से एक सेलिंग आया था और सेलिंग के बाद बाजार अभी थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है, और स्टेबलाइज होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन के लिए कर रहा है, क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ है। फंडामेंटल रिमेन्स टू बी बुलिश। बाकी खाली जिस तरह से एक्सेस की तरफ से मार्जिन बढ़ाया, उसके कारण थोड़ा सा लिक्विडिटी आया, प्रेशर आया, थोड़ा सा पैनिक आया, तो काफी लोगों ने लॉन्ग लिक्विडेशन किया है, और इसी कारण बाजार में भाव देखा आपने, फास्ट शार्प डिक्लाइन देखा। और जनरली क्या होता है, कोई भी जब शार्प रैली के बाद डिक्लाइन आता है तो पहला लेग वो शार्पर होता है, इसके कारण जो कस था काफी डीप था। तो यहाँ पे बाजार में थोड़ा सा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन है, और 65 टू $72 के आसपास एक बेस जोन है, और ये जोन एग्जैक्टली अभी होल्ड करना चाहिए। ऑन द हायर साइड $92 टू $93 का ऊपर का टॉप लेवल दिख रहा है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे अभी जो है $81 के आसपास है, तो यहाँ से हो सकता है भाव थोड़ा सा और खींचेगा, 2,65 टू 2,71,000 तक खींच सकता है। डिप्स में बाय करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर एंट्री उस तरह का भी मिलना बड़ा मुश्किल है। आइडियल रेंज टू बी 2,52 के आसपास, 51 के आसपास बाइंग, 2,43-45 का स्टॉप लॉस, 2,71 का टारगेट, इस तरह का है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बेस फॉर्मेशन होने के बाद तो हो सकता है, जिस तरह से बाकी हम लोगों एनालिस्ट ने बताया कि भाव 3 लाख के आसपास हो सकता है, लेकिन एग्रेसिवली पोजिशनिंग करना बड़ा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे नीचे लेवल पे जब भी बाजार मिलता है तो लेके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट ETF के पर्सपेक्टिव से। तो 2,85,000 से 2,90,000 का भाव आप लोग टारगेट ले सकते हैं। हम लोग फिर देखेंगे फंडामेंटल में कोई ऐसा फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुआ है, तो कोई रीएडजस्टमेंट बीच में होता है तो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। यहाँ पर आप सुझा रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स अगर नीचे जाता है बाजार तो यहाँ पर आप खरीद के रख सकते हैं ETFs के थ्रू, और फंडामेंटल्स यहाँ पर मजबूत ही दिख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। US इंडिया ट्रेड डील के बाद चावल एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ अब 50% से घटकर 18% हो गया है। ऐसे में इंडस्ट्री को इसका कितना फ़ायदा होगा, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं बिग मिंट के एग्री हेड अभिषेक गोविलकर। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड डील पर मुहर लग गई है, 50% से घटकर टैरिफ 18% पर आ गया है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो चावल पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ था अब 50% से घटकर वो ड्यूटी भी 18% पर आ गई है, जो कि थाईलैंड और पाकिस्तान के बराबर है। वहाँ पर फिलहाल 19% तक की ड्यूटी लगती है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं, और कितना कंपटीशन अब यहाँ पर भारत के लिए होगा प्राइस के लेवल पर थाईलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले? किस तरह से आप देख रहे हैं सेक्टर को फ़ायदा होगा आगे जाकर? नमस्कार। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा कदम है दोनों गवर्नमेंट्स का, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर टैरिफ के ऊपर अपना कंफर्म किया है इंडिया के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैरिफ बढ़ गया था। ऑलमोस्ट 50% टैरिफ लग रहा था बासमती और बाकी जो नॉन बासमती राइस है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। सो उस केस में अगर ये वापस घट के अब 18% पे आया है, तो आई थिंक ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है, और इससे एक्सपोर्ट को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो जो दूसरे मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया या इंडोनेशिया हो गया, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं आई थिंक दे विल बी मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेंगे, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्सपोर्ट करने के इसमें दिख रहे हैं अभी।
बिल्कुल। सर हम देखें तो हमारे देश में बासमती और नॉन बासमती दोनों ही राइस की डिमांड जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें स्पेसिफिकली बासमती राइस देखें तो जीआई टैग भी कई बासमती राइस को दिया गया है। ऐसे में जब जब अभी ये रेट कट जो हुआ है, इसको देखते हुए कौन सी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद आपको देखने के लिए मिल रही है, बासमती और नॉन बासमती? अगर यूएस का मार्केट देखें तो यूएस का मार्केट में हम हर साल लगभग 2.5 से 3 लाख टन के आसपास का चावल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से मोटा मोटी ऑलमोस्ट 70-75% जो है वो बासमती रहता है, और बाकी 25% नॉन बासमती के वेरिएंट्स है। सो प्रेडोमिनेटली यूएस मार्केट जो है वो बासमती के लिए बड़ा मार्केट है एज कम्पेयर टू नॉन बासमती, और ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पे या इंडियन पॉपुलेशन है, दे ऑल्सो प्रिफर इंडियन बासमती इन ऑर्डर टू, जो वहां पे लोकल कंजम्पशन है उसमें वो लोकल राइस के बजाय इंडियन बासमती को ज्यादा प्रिफर करते हैं। सो बासमती विल कंटिन्यू टू लीड यूएस मार्केट में, बट नॉन बासमती का भी वहां पे काफी तेजी से जो एक्सेप्टेंस है वो आ रहा है, और काफी हमने लास्ट 2-3 साल में देखा है कि नॉन बासमती का भी यानी जो मार्केट शेयर है वो तेजी से बढ़ा है यूएस मार्केट में। के लिए एक बड़ा बाज़ार है यूएस, और वहाँ पर आप बासमती के लिए आगे आते हुए देख रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है। अभिषेक जी, हमने देखा कि जो हाई ड्यूटी थी, 50% का टैरिफ था, उसके दौरान भी वहाँ पर जो शिपमेंट था भारतीय चावल का, वो जो डिमांड थी वो लगातार स्थिर बनी हुई है। और अब जब यहाँ पर टैरिफ 18-19% के आसपास आ गया है, कंपैरेटिवली जो आसपास के देश है उनकी तुलना में आ गया है, तो क्या इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो शिपमेंट है वो और बढ़ेगा, और कितनी तेज़ी आने वाले दिनों में यहाँ पर आ सकती है? देखो, यूएस के मार्केट में हमारा मंथली जो एक्सपोर्ट रहता है वो लगभग 25 से 30 हजार मेट्रिक टन हर महीने का रहता है। लास्ट के 3-4 महीने में जब ये टैरिफ अप्लाई होने चालू हुए थे, तब भी मोटा मोटी इसी क्वांटम में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया। उसमें एक्सेस टैरिफ की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स का जो मार्जिन था वो काफी हद तक स्क्वीज आउट हो गया। सो उनके लिए जो उनका जो मार्जिन था या उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो काफी बड़े हद तक उसमें इम्पैक्ट उनको सहना पड़ा, क्योंकि सेम मार्केट में अगर पाकिस्तानी से बासमती या इंडोनेशिया का फ्रेग्रेंट राइस जो कम दाम में अवेलेबल है, आपको उसी मार्केट में अपना माल बेचना भी है या मार्केट शेयर भी मेंटेन करना है, तो काफी हद तक यहाँ के एक्सपोर्टर्स ने रेट पे कॉम्प्रोमाइज करके अपना एक्सपोर्ट कंटिन्यू रखा था। बट आई थिंक अब ये टैरिफ कम होने के बाद इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए वापस एक अच्छा चांस है कि वो अपना मार्जिन और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को वापस बैक टू जो प्रीवियस हाइट्स थे उस पे मेंटेन कर सके, और वो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हम देखें तो हमारा जो राइस प्रोडक्शन है वो करीब 149 मिलियन टन्स तक है। अब जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट, जैसे आपने कहा कि आने वाले वक्त में अच्छा खासा होगा, 2026 में आपकी क्या अपेक्षा है कि कितना प्रतिशत एक्सपोर्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है? क्या अमेरिका में जो हमारा मार्केट है राइस का, वो आने वाले वक्त में और एक्सपांड करने का मौका मिलेगा हमें? जैसे मैंने पहले बताया कि यूएस में हम मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख कर रहे हैं। ये जो 2.5 से 3 लाख का जो नंबर है, ये भी लास्ट 3-4 साल में लगभग 2-2.25 लाख से बढ़ के 2.5-3 लाख तक आया है। तो ग्रेजुअली वहां पे इंडियन राइस का जो कंजम्पशन है वो काफी अच्छे ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। सो ऑब्वियसली यूएस मार्केट में इंडियन राइस का एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। इसके अलावा जो इंडिया का टोटल मार्केटेबल सरप्लस है, क्योंकि जैसे 150 मिलियन मेट्रिक टन की हमारी क्रॉप है, 150 में से लगभग 120-125 के आसपास तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। सो बचा हुआ जो है वो मोटा मोटी 25 मिलियन टन के आसपास गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है कि हम उतना जो क्वांटम है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी प्रयासरत है इस चीज में कि इंडिया का जो टोटल चावल का जो निर्यात है वो 25 मिलियन टन या उससे ज्यादा हो आने वाले साल में। आने वाले सालों में 25 मिलियन टन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, और लगातार पॉजिटिव आउटलुक ही आपको आने वाले दिनों में दिख रहा है भारतीय चावल का वहाँ पर। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।
चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मूडीज की एक खबर आ रही है। देखिए वहां पर उन्होंने भारत को लेकर आउटलुक दिया है, मजबूत ग्रोथ से यहां पर बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक स्थिर रखा है। साथ ही आरबीआई से दरों में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है। FY27 में 6.4% की जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर मूडीज ने दिया है। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और अब बात कर लेते हैं जरा गोल्ड की। जिस तरीके से सिल्वर में देखिए मजबूती देखने के लिए मिल रही है, उसी तरीके का एक्शन गोल्ड में भी देखने के लिए मिल रहा है। गोल्ड में भी खरीदारी जो है वो लौटी है। कॉमेक्स में आज सोने में करीब $5 से ज्यादा की तेजी जो है वो देखने के लिए मिली है। साथ ही आपको बता दें कि घरेलू बाजार में भी सोना करीब 1,57,400 के आसपास कामकाज करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। सोने में आज घरेलू बाजार में करीब 2,000 रुपए तक की जो तेजी है वो देखने के लिए मिल रही है। 2,000 रुपए की बढ़त हुई है। पिछले 10 दिनों में हम देखें तो करीब 12% की कमजोरी जो थी वो गोल्ड में देखने के लिए मिली थी, लेकिन अब वहां से जो मजबूती है निचले स्तर से खरीदारी होते हुए देखने के लिए मिली है। कॉमेक्स पर सोना करीब 1.25% मजबूत है। $5,040 के आसपास जो है वो कामकाज कर रहा है। गोल्ड स्पॉट भाव 4,996 के करीब, $4,996 के करीब है। आपको बता दें कि अब ये डिमांड जो है वो कहां से आती हुई नजर आई है, क्या कारण बन रहे हैं सोने में आज जो तेजी है उसके पीछे। तो देखिए ग्लोबल अनिश्चितताएं जो है वो अभी भी बरकरार देखने के लिए मिल रही है। कमजोर डॉलर से सेफ हेवन डिमांड जो है वो बड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि इस साल में 2 बार रेट कट जो है वो देखने के लिए मिल सकती है फेड की तरफ से, जिसकी वजह से अभी भी मार्केट में जो है गोल्ड को पॉजिटिव के तौर पे देखा जा रहा है। यूएस यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड 10 साल के निचले स्तर पर सोने में जो है उसके वजह से मजबूती देखने के लिए मिलती है। हाल ही में यील्ड में देखें तो नरमी देखने के लिए मिली थी और इन्फ्लेशन जो है वो फिलहाल जो है वो बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में गोल्ड पर क्या राय कुछ बन पा रही है, इसके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए ही हैं। सबसे पहले अंकित कपूर जी आपके पास आते हुए, गोल्ड में आपका नजरिया किस तरीके से बन रहा है सर? जी, आपने जिस तरह से फंडामेंटल्स बताया है, सारे फंडामेंटल्स इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो बनी हुई है। हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट में सारी टेंशंस कहीं ना कहीं ईज होती नजर आ रही हैं, लेकिन गोल्ड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो लगातार अपसाइड की तरफ बना हुआ है। जो करेक्शंस हमने देखे थे $4,400 तक के, उसके बाद हम देख रहे हैं $5,040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि वीकली चार्ट जिस तरह से इसने क्लोजिंग दी है काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। अगर ये $5,100 मतलब $51 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आने वाले टाइम में $5,900 $6,000 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो निवेशक हैं वो निवेश करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी कोई किसी को नई खरीदारी करके चलना है तो नई खरीदारी करके चल सकते हैं। तो निवेशक यहाँ पे बने रहें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है गोल्ड का रहने वाला है। मुझे लगता है कि सिल्वर से ज्यादा गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर टेंशन बनी हुई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि $6,400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। $4,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी 1,55,000 1,54,000 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 1,48,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले टाइम में 1,65,000 1,70,000 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिलेंगे। ऑल राइट 1,65,000 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। 1,48,000 रुपए तक का स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है। दिव्यांग अगलानी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिव्यांग जी, आपकी क्या राय बन पा रही है? क्या आपका भी नजरिया पॉजिटिव है? जी हाँ, मतलब मैं गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड उसका पॉजिटिव ही है। एक तरफ से जो उसने सपोर्ट लिया 4,500 4,600 के आसपास कॉमेक्स में, काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। एक रीटेस्ट किया था प्राइजेस ने उसको प्रीवियस ब्रेकआउट जोन, उससे वहां से रिवर्सल हुआ था। तो इंडिकेशन है कि जो नीचे का लेवल है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जब तक वो लेवल इंटैक्ट है मेरा आपसे ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा। जिस हिसाब से अंकित जी ने कहा कि 5,100 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है कॉमेक्स में, अगर प्राइस उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो हमें जो रैली है और आगे जाके कंटिन्यू देखने मिल सकती है लोअर लेवल से। आगे जाके हमें 5,400 और 5,500 के भाव देखने मिले। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इन्वेस्टर के लिए, जो भी इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है, उसके लिए सोना में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा बेहतरीन होगा एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू सिल्वर। और साथ ही साथ अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो ये वीक में इंपॉर्टेंट डेटा जैसे आपने डिस्कस किया, नॉन फार्म पेरोल का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा है। तो ये डेटा के बाद मे बी एक इंडिकेशन मिलेगा कि फेड की जो मिनट्स आने वाली है ये महीने में, तो क्या इंडिकेशन करती है और रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी बढ़ती है।
तो उसका सारे के सारे फैक्टर्स अभी एज ऑफ नाउ सोने के लिए पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स हम कर सकते हैं। अगर इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ लेवल्स, तो जी। गोल्ड मिनी अगर 1,55,000 के करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 1,54,200 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 1,56,000 का रखे। ठीक है, गोल्ड मिनी पर यहाँ बाई की सलाह है 1,55,000 पर आप यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एसएल 1,54,200 का टारगेट यहाँ पर 1,56,000 तक के मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर सोने चांदी की हमने बात की, लेकिन अब कच्चे तेल पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। यूएस और ईरान के बीच बातचीत तो हुई फ्राइडे को, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट यहाँ पर फिलहाल निकल कर नहीं आया है। आगे किस तरह की बातचीत यहाँ पर बनती है, लेकिन उसका जो प्रेशर है साफ तौर पर ब्रेंट क्रूड पर आप देखिए $67 के आसपास 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा भी WTI क्रूड देखें तो यहाँ पर $63 के आसपास कारोबार हो रहा है। घरेलू बाजार में कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। M6 पर देखिए तो करीब 2 से 2.25% की गिरावट है। 5,694 के लेवल पे यहाँ पर भी कारोबार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और काउंटर है नेचुरल गैस। यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 10% से ज़्यादा, 9 से 10% के बीच की गिरावट है। 290 के लेवल पे NG में कारोबार हो रहा है। इंटरनेशनल बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी करीब 6 से 6.5% की कमजोरी है। अंकित जी, आप बताइए कच्चे तेल में क्या लेवल्स होंगे? जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच बातचीत लगातार इस वीक भी जारी रहेगी, बहुत सारा डेटा भी यूएस में आने वाला है, और नेचुरल गैस यहाँ पर लगातार जो वेदर फॉरकास्ट आया है कि अब फिर से गर्मी आने वाली है, समर्स आने वाली है, तो हम यहाँ पर NG में भी गिरावट देख रहे हैं। क्या सलाह होगी दोनों ही लेवल्स में, क्या खरीदारी करना चाहिए? देखिए, क्रूड की अगर बात करूं तो क्रूड के अंदर तो काफी टाइम से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रही थी। उसके बाद में आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आज गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन बहुत बड़ी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं कि इसके अंदर गिरावट आनी चाहिए। 5650 के आसपास अगर मिलता है तो 5400 के स्टॉप लॉस से बाइंग करी जा सकती है। वापस हमें 6100 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड की तो बात ऐसी है कि अभी भी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है। जो ईरान वाली डील है वो होती है नहीं होती है उसके ऊपर नजर जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई जल्दी शांति होने वाली है मार्केट के अंदर। तो क्रूड के ऊपर बिल्कुल नजर बना के चलिए। अगर 5650 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं आपने नेचुरल गैस की बात करी तो डेफिनेटली हर एक रिपोर्ट का असर यहां पे देखने को मिल रहा है। हमने फ्राइडे के दिन हमने देखा था 320 325 तक के लेवल्स हमने देखे थे। उसके बाद में वापस आज देखा सुबह सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत ही वॉलेटाइल कमोडिटी है। जिस तरह से अभी निकल के आ रही है, न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि वहां पे अभी जो वेदर है काफी माइल्ड हो सकता है और काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे और देखने को मिल सकती है। नेचुरल गैस की प्राइसेस की बात करूं तो फिर भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है 270 280। उससे ज्यादा नीचे जाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है कि उसके नीचे जाएगा, क्योंकि वहां पे वापस से डिमांड निकल के आएगी। तो 270 280 का थोड़ा सा रेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसको अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल कुछ समय के लिए आप यहाँ पर नेचुरल गैस को अवॉइड करिए। 270 280 का एक लेवल यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। साथ ही कच्चे तेल में भी रणनीति अंकित जी ने बताइए, लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। चलिए, देवया जी से भी फटाफट से कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर राय ले लेते हैं। देवया जी बताइए, कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं कच्चा तेल और NG? कच्चे तेल में बात हुई तो प्राइस काफी वॉलेटाइल है, पर प्राइसेस अभी डिमांड जोन के आसपास आए हुए हैं, तो हम लोग ऑप्शन से प्ले कर सकते हैं। 5600 का जो कॉल ऑप्शन है वो 160 के करीब हम बाय करें, स्टॉप लॉस जो 120 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 210 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की मैं बात हुई तो काफी चंचल कमोडिटी है। वेदर फोरकास्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने मिलता है। अभी एक सपोर्ट जोन के पास है 280 का। अगर जब तक प्राइस इसके ऊपर इंटेक्ट है, मेरे हिसाब से वापस से हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है इंट्राडे में। अगर इंट्राडे में प्राइसेस नीचे आते हैं 285 का जो कॉल ऑप्शन है 22 के करीब, तो वहां पे हम बाय करें। स्टॉप लॉस हम 19 रुपए का रखें और टारगेट जो ऊपर में 26 का मेंटेन करें। ठीक है, आपने दोनों पर फटाफट से राय दे दी, कच्चे तेल और NG पर। इसी के साथ मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देवया जी, अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा करने के लिए। चलिए, मुनाफे की मंडी में मुझे और भावना को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि टी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। नमस्कार।